हेलो क्रशर्स, वेलकम टू क्रैश अप। आज है हमारा तैयारी का डे 37। रे ऑप्टिक्स को आज कंप्लीटली ख़त्म कर देंगे। स्टार्ट करेंगे प्रिज्म से, और प्रिज्म में भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है। उसके बाद थिन प्रिज्म की बारी आती है। डेविएशन का क्या चक्कर है, मिनिमम डेविएशन का एंगल क्या होता है। उसके बाद थोड़े से हमारे जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको भी हम देख लेंगे। तो इस वीडियो में हम सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को तो कवर करने ही वाले हैं, साथ में हर तरीके के PYQ को भी इंक्लूड कर लिया गया है। तो यहाँ पे आपकी ज़बरदस्त प्रैक्टिस भी हो जाएगी, इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपको कोई और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरा नाम विक्रांत किरार है और अब इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। प्रिज्म, जब भी हमारे पास दो इस तरीके से सर्फेसेस हों जिनके बीच में रिफ्रैक्शन होने वाला हो, वो दोनों सरफेस पैरेलल ना हो तो वो प्रिज्म हो जाता है। अगर सर्फेसेस पैरेलल होती हैं तो फिर वो हमारी क्या कहलाती है, वो स्लैब होती है। उसमें हमारे पास रे पैरेलल टू द ओरिजिनल इंसिडेंट रे निकलती है। यहाँ पर पैरेलल नहीं निकलने वाली। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले तो प्रिज्म में एक दो चीज़ें डिफाइन करनी होती है। हम एक प्रिज्म का एंगल होता है, ए उसको बोला जाएगा, और प्रिज्म के लिए एक म्यू की वैल्यू होती है। ए को बोल दिया जाता है प्रिज्म एंगल, प्रिज्म एंगल। और यहाँ पर इसकी कुछ म्यू की वैल्यू होगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब यहाँ पर देखो हमारे पास कोई लाइट रे इस तरीके से मान लो आ रही है, यहाँ पर वो इंसिडेंट हो गई। तो एक बात बताओ, यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस किस तरीके से देखा जाएगा। तो यहाँ पर हमें एक नॉर्मल बनाना होगा जिस पॉइंट पर ये टकराई है। ये हमने इस तरीके से नॉर्मल को ड्रॉ किया। एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारे पास ये वाला हो जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस आई के बराबर। ओके, अब एक बात बताओ, ये लाइट रे सीधी जाएगी, किस तरफ बेंड होने वाली है। हमें पता है यहाँ पर टूवर्ड्स द नॉर्मल इस तरीके से बेंड हो जाएगी, क्योंकि हमारा डेंसर मीडियम है। तो यहाँ पर हमारी लाइट एक्चुअली कुछ इस तरीके से बेंड होती भी है, ये ऐसे जाती है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कौन सा कहलाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा ये वाला जो नॉर्मल के साथ होता है। और इसको मैं बोलूँगा आपकी बार R1। ठीक है, क्यों R1 बोला, सिर्फ R क्यों नहीं बोला, क्योंकि एक और एंगल आने वाला है। यहाँ पे भी लाइट आगे जाके टकराएगी, जहाँ टकराएगी फिर यहाँ होगा रिफ्रैक्शन, और यहाँ पे मैं फिर से इस तरीके से एक नॉर्मल को ड्रॉ करना ही पड़ेगा इस तरीके से। ऑलराइट, अब ये जो एंगल है ये मुझे नहीं पता इसकी वैल्यू कितनी है, डिपेंडिंग अपॉन ए कितना है, कुछ भी वैल्यू हो सकती है। तो इसको अभी के लिए हम बोल देंगे ये है भाई हमारे पास R2। अच्छा, अब यहाँ से लाइट कैसे जाएगी, यहाँ से भी स्ट्रेट सीधी वो बाहर जा सकती थी, नहीं जा सकती थी। यहाँ से अब अवे फ्रॉम द नॉर्मल इस तरीके से जाने वाली है। अच्छा, अब एंगल ऑफ क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाता है इमर्जेंस, इमर्जिंग आउट। ये लाइट अब बाहर आ रही है तो इसको बोला जाता है इमर्जेंस का एंगल। हमारे पास इस तरीके से टर्मिनोलॉजी होने वाली है प्रिज्म में, कोई सा भी प्रिज्म आप ले लो। अब यहाँ पर हम दो जगह स्नेल्स लॉ लगा सकते हैं, और यहाँ पर हमारे पास R1 और R2 और A के बीच में भी एक रिलेशन आता है। तो इस चीज़ को देखने की कोशिश करते हैं। लेट्स से ये वाला मेरे पास R1 है, यहाँ पर ये वाला R2 है। ऑलराइट, इस एंगल को बताओ मैं क्या बोल सकता हूँ। देखो मेरे पास टोटल एंगल कितना था, ये 90 डिग्री। अगर ये R2 है तो क्या मैं इसको बोल सकता हूँ दिस एंगल इज 90 माइनस R2, करेक्ट। सिमिलरली यहाँ पर ये वाला जो एंगल है इसको मैं क्या बोल सकता हूँ। देखो मेरे पास ये जो टोटल एंगल था ये था 90 डिग्री के बराबर। अगर ये एंगल R1 है तो ये बचा हुआ मेरे पास हो जाता है 90 माइनस R1, दिस विल बी 90 माइनस R1। अब यहाँ पर देखो एक ट्राइंगल हमें दिखाई देता है इस तरीके से। इस ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री के बराबर। तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ जाती है A प्लस 90 माइनस R1 प्लस हम करेंगे यहाँ पर 90 माइनस R2। इसकी वैल्यू होनी चाहिए 180 के बराबर। क्या आप लोगों को यहाँ से दिख रहा है, ये 90 90 180 मिलकर इसको काट देते हैं। हमारे पास आ जाता है A इज इक्वल टू R1 प्लस R2। अब इसमें अभी तक तो मैंने ना इंसिडेंट रे का क्या एंगल है उसका इस्तेमाल किया है, ना ही इसके म्यू का इस्तेमाल किया है। ये प्योरली ज्योमेट्री से आता है। तो ये जो इक्वेशन है ये हमारी हमेशा वैलिड रहेगी, किसी भी तरीके का कोई सा भी प्रिज्म हो। बस उसमें एक चीज़ देख लेना कि एंगल यहाँ पर इस तरीके से ही होना चाहिए ना, कि R1 और R2 दोनों इस तरफ हम नाप रहे हैं। ऐसा ना हो कि R2 को हम इस तरफ नाप रहे हैं। कई बार वैसे केस आ जाते हैं, बहुत ही रेयरली, 99% तो यही चीज़ हमारे पास काम आने वाली है। ठीक, अब इसके बाद हम देखना चाहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन कितना है। ठीक, तो देखो एक बात बताओ, मेरे पास डेविएशन एंगल किसे बोला जाएगा। लाइट हमारी यहाँ से जा रही थी इस तरीके से, जाती वो ऐसे, लेकिन अब वो जा रही है किस तरफ, इस तरफ वो जा रही है, यहाँ पर ऐसे जा रही है। हमारे पास एंगल ऑफ डेविएशन कौन सा है,
दिस विल बी द एंगल ऑफ डेविएशन। हमें ये चीज़ समझ में आनी चाहिए। तो इस प्रिज्म एंगल को हम थोड़ा ऊपर कर देते हैं। यहाँ से ये इस तरीके से जा रही है। हमारे पास यहाँ से मैं देखूंगा तो दिस एंगल इज एंगल ऑफ डेविएशन। इस एंगल ऑफ डेविएशन को भी मुझे पता करना है, तो इसको मैं कैसे पता कर सकता हूँ? बहुत ही सिंपल है। देखो, डेविएशन जो टोटल होगा उसको मैं बोल देता हूँ भाई Δ1 प्लस Δ2 के बराबर है। Δ1 क्या हो गया? देखो, जब यहाँ रिफ्रैक्शन हुआ तो हमारे पास यहाँ पे कुछ डेल्टा है इस तरीके से, दिस इज Δ1। पहले रिफ्रैक्शन पे कितना डेविएशन हुआ है? अच्छा देखो, यहाँ पर अगर मैं ऐसे देखता तो ये पूरा का पूरा एंगल मेरे पास आई था, तो ये पूरा का पूरा एंगल भी आई के बराबर होता, करेक्ट। ये वाला मेरे पास जो आ चुका है वो R1 आ चुका है। तो जो Δ1 जो आता है, दिस इज नथिंग बट I माइनस R1। ये हो जाता है मेरे पास I माइनस R1 इस तरीके से। प्लस अब हमें देखना है डेविएशन एट पॉइंट 2 कितना है। यहाँ पर डेविएशन कितना हुआ है? तो देखो, लाइट रे ऐसे जा रही थी, ऐसे जाना था उसको, मुड़ गई वो इस तरीके से, तो कुछ एंगल हमारे पास यहाँ पर डेविएशन तो हुआ है। अब इस डेविएशन के एंगल को क्या मैं बोल सकता हूँ वही एंगल ये वाला एंगल के भी बराबर होगा, है ना। ये दोनों तो हमारे पास इस तरीके से लाइंस हैं, तो ये एंगल जो है वही एंगल हमारे पास यहाँ जाता है। मुझे ये वाला एंगल पता करना है। अच्छा, एक बात बताओ, ये टोटल एंगल ई के बराबर था, तो ये वाला टोटल एंगल भी ई के बराबर रहा होगा। और अगर ये एंगल ई के बराबर रहा है, ये वाला एंगल अगर R2 है, तो यहाँ पर ये जो Δ2 की वैल्यू है वो आ जाती है हमारे पास E माइनस R2 इस तरीके से। तो ये जो डेविएशन की वैल्यू आती है I प्लस E माइनस R1 प्लस R2। और R1 प्लस R2 की वैल्यू कितनी थी? A के बराबर, प्रिज्म एंगल के बराबर। तो हमारे पास एक और चीज़ आती है भाई, डेल्टा इज इक्वल टू I प्लस E माइनस A। ये हो गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अभी तक भी हमने कहीं म्यू का जिक्र नहीं किया, कोई स्नेल्स लॉ नहीं लगा है, ये सब प्योर ज्योमेट्री से आया है। ये हमेशा हमेशा वैलिड रहेंगे जब हमारे पास इस तरीके का केस कुछ होगा, है ना। R1 और R2 को हम सेम तरफ जब नापते हैं उस वक्त ऐसा होगा। 99% केसेस ऐसे ही होते हैं, ठीक। तो अब प्रिज्म में ज़्यादा कुछ बचता नहीं है, यही दो चीज़ें होती हैं। उसके बाद यहाँ पर स्नेल्स लॉ लगा करके वैल्यूज़ थोड़ी सी पूछ ली जाती हैं। जब भी वैल्यूज़ पूछी जाएंगी, इन दोनों इक्वेशन का यूज़ करके हम हर चीज़ को अब कैलकुलेट कर सकते हैं। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटीरियल ऑफ प्रिज्म इज √2। बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। एंड द एंगल ऑफ द प्रिज्म इज 30 डिग्री। देखो, जो चीज़ें देती जाते हैं हम उसको लिखते जाएंगे। ए की जो वैल्यू है वो 30 डिग्री दी हुई है हमें एन या फिर म्यू जो भी आप लिखना चाहो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसकी वैल्यू √2 के बराबर है। और अगर आप प्रिज्म ड्रॉ करना चाहते हो तो 30 डिग्री के आसपास किस तरीके से एंगल होता है उसको लिख भी लेना। यहाँ पर ये एंगल हमें 30 डिग्री दिया हुआ है। अब देखो, 30 डिग्री दिया हुआ है, अच्छे रे डायग्राम बनाओगे तो जल्दी सॉल्व कर पाओगे। 30 डिग्री दिया है तो इस तरीके से इक्विलेटरल ट्रायंगल मत बनाना, ये 60 डिग्री हो जाता है अपना। तो अप्रॉक्सीमेटली 30 डिग्री कुछ इस तरीके का दिखाई देगा, ठीक है। वन ऑफ द 2 रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेस ऑफ द प्रिज्म इज मेड अ मिरर इनवर्ड्स बाय सिल्वर कोटिंग। तो हमने क्या कर दिया भाई, यहाँ पर हमने कुछ सिल्वर कोटिंग इस तरीके से कर दिया है। ऑल राइट, नो प्रॉब्लम। अ बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट एंटरिंग द प्रिज्म फ्रॉम द अदर फेस विल रिट्रेस इट्स पाथ आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द सिल्वर सरफेस इफ इट्स एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑन द प्रिज्म इज। अब ये बड़ा अच्छा सा सवाल है। यहाँ पर मैं नहीं बताऊंगा आपको, बस ये देखना है कि यहाँ से लाइट रे आई थी, 60 डिग्री का एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, तो ये वापस यहीं से जानी चाहिए। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करके बताओ क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर है 45 डिग्री। कैसे होगा देखते हैं। देखो, हमारे पास लाइट रे कहीं, पहले बात तो समझो, यहाँ से इंसिडेंट होगी, तो अब वो सीधी तो जाने से रही, अब वो थोड़ा सा इस तरफ डेविएट होती है। अच्छा, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, रीट्रेस करवाना है पाथ। अगर ये यहाँ से कहीं भी और जाएगी तो फिर वो रीट्रेस नहीं हो सकता। तो रीट्रेसिंग का एक ही ऑप्शन बचता है भाई, आप यहाँ से ऐसे जाओ और फिर यहाँ पर 90 डिग्री से इसको स्ट्राइक करोगे तो वापस वो सीधे के सीधे वापस ऐसे आएगी, फिर यहाँ से फिर इस तरीके से आएगी। तो हमारी कंडीशन क्या हो जाती है? हमारी कंडीशन ये हो जाती है कि भाई यहाँ पर जो लाइट रे आई थी वो 90 डिग्री पर इससे होनी चाहिए, ठीक। तो ये यहाँ से, अब देखो, इस पॉइंट पर हमारे पास कुछ ऐसे नॉर्मल रहेगा, तो ये लाइट रे यहाँ से ऐसे आई होगी, करेक्ट, यहाँ से ऐसे गई होगी, ऐसे जाएगी, फिर उसके बाद टकरा करके वापस आएगी, इस तरीके से अपने पाथ को रिट्रेस कर लेगी। बहुत ही सिंपल।
इसमें हमें म्यू की वैल्यू कुछ दे रखी है, हमसे पूछा है एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना रहेगा। अगर मुझे एंगल ऑफ इंसिडेंस पता करना है तो उसके लिए मुझे ये आर की वैल्यू पता करनी पड़ेगी। क्या मैं आर की वैल्यू पता कर सकता हूँ? यस, बहुत ही आसान है। देखो ये 90 डिग्री रहा, ये 30 डिग्री रहा, तो ये वाला एंगल बताओ ना कितना होगा। हमें पता चल जाता है तुरंत, फटाक से पता चलता है भाई ये वाला जो एंगल है ये 60 डिग्री का होना चाहिए, क्योंकि एक ट्राइंगल के अंदर तीनों एंगल का सम तो 180 होता है। और जैसे ही पता चल गया ये वैल्यू 60 डिग्री है तो उससे पता चल जाता है आर की वैल्यू 30 डिग्री रहने वाली है। ठीक, अब आर की वैल्यू 30 डिग्री रहने वाली है तो यहाँ पर हम लगा देंगे स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ कैसे लगाएंगे? 1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू √2 इंटू साइन ऑफ 30 डिग्री। वैल्यूज रखो तो यहाँ पे आ जाता है साइन आई इज इक्वल टू √2। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 के बराबर ही आ जाता है, 1/√2। यानी कि आई की जो वैल्यू है ज़रूर 45 डिग्री रही होगी और बी बिकम्स अ करेक्ट आंसर। इतना अच्छा सिंपल प्यारा सा ये सवाल था प्रिज्म का, और रिफ्लेक्शन भी इसमें इंक्लूडेड है। मिनिमम डेविएशन। देखो हमारे पास कोई एक इस तरीके से प्रिज्म है और इस प्रिज्म का हमारे पास प्रिज्म का एंगल होता है कुछ ए इस तरीके से। मान लो यहाँ से लाइट रे इस तरीके से इंसिडेंट होती है, तो अब वो सीधी नहीं जाएगी, वो यहाँ से कुछ ऐसे जाएगी, है ना। ज़रूरी नहीं है ये दोनों आपस में पैरेलल हो जाएं, ये तो मैंने ऐसे बस दिख रहा है हमें ऐसा। और फिर उसके बाद ये यहाँ से भी सीधी नहीं जाएगी, फिर वो यहाँ से इस तरीके से मुड़ जाती है। तो हम बोलते हैं भाई हमारे पास कुछ नेट एंगल ऑफ डेविएशन आता है। कौन सा वाला होगा वो डेविएशन? दिस विल बी द एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा, उसको हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। हमारे पास क्योंकि ये प्रिज्म है, प्रिज्म की कुछ इक्वेशन होती है, जैसे R1 प्लस R2 की वैल्यू हमेशा ए के बराबर होती है, और जो डेविएशन होता है वो होता है हमारे पास I प्लस ई माइनस ए के बराबर। ये प्रिज्म की दो इक्वेशन तो हमेशा वैलिड है, ये तो हमारे पास ज्योमेट्री से आ जाती हैं। अब इसके बाद देखो डेविएशन का ना जो फॉर्मूला बनता है, यहाँ पे दो जगह हम स्नेल्स लॉ लगाते हैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा बनता है, और साइन आता है उसमें, साइन इनवर्स आता है, 2 बार स्नेल्स लॉ लगना है, साइन साइन में लगता है वो। तो अब वो हमें देखने की ज़रूरत नहीं है, उससे जो रिजल्ट आता है उसकी हम बात करेंगे। यहाँ पर देखो हम करना क्या चाहते हैं, हम पता लगाना चाहते हैं कि भाई अलग अलग वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस पे हमें कुछ अलग अलग वैल्यूज़ ऑफ डेविएशन देखने को मिलती है। तो यहाँ पर हम इस तरीके से डेविएशन को प्लॉट करेंगे, दूसरी तरफ हम एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू को प्लॉट करते जाएंगे। ठीक, अच्छा, एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारे पास यहाँ पर कौन सा वाला होगा? दिस विल बी एंगल ऑफ इंसिडेंस आई के बराबर। और हमारे पास एंगल ऑफ इमर्जेंस होगा यहाँ पे कुछ इस तरीके से, लाइट बाहर भी तो निकलेगी। दिस, अरे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो भाई यहाँ सरफेस के, ये हो जाता है हमारे पास एंगल ऑफ इमर्जेंस ई के बराबर। ठीक, हमें अलग अलग वैल्यूज ऑफ आई पर अलग अलग डेविएशन देखने को मिलेंगे। तो इसका जो हमारे पास ग्राफ फिर आता है वो कुछ इस तरीके से आता है। ठीक, क्या ये एक पैराबोला है? नहीं, पर ये दोनों वैल्यूज एकदम सेम होती हैं। इसको आप बोल सकते हो भाई ये मेरे पास डेविएशन की कुछ मैक्सिमम वैल्यू है, और हमारे पास यहाँ पर रहती है डेविएशन की कुछ मिनिमम वैल्यू है, डेल्टा मिनिमम। अब यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें समझनी है। देखो ये वाला जो हमारे पास रिलेशन है ये तो आया था कहाँ से? ज्योमेट्री से, ये हमेशा वैलिड है। तो जब भी डेविएशन को हमें लिखना होगा मैं लिखता हूँ उसको I प्लस ई माइनस ए के बराबर। अच्छा, मैंने कोई भी एंगल ऑफ इंसिडेंस किया, यहाँ पर एक स्नेल्स लॉ यहाँ लगेगा, दूसरा स्नेल्स लॉ यहाँ लगेगा, मुझे पता है ई की वैल्यू कितनी आनी है, उसको कैलकुलेट किया जा सकता है। तो ये जो ई की वैल्यू है वो आई पे ही डिपेंडेंट होती है। ठीक, तो इसीलिए हमारे पास सिर्फ एक पैरामीटर का इस्तेमाल करके बेसिकली मैं बता सकता हूँ डेविएशन इज़ अ फंक्शन ऑफ आई, मैं इस तरीके से बोल सकता हूँ। इसीलिए एक वेरिएबल के हिसाब से मेरे पास डेविएशन का ग्राफ भी बन जाता है। इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ समझने वाली है, हमारी लाइट को अगर मैं यहाँ से ऐसे भेजता हूँ तो वो ऐसे जाती है, लेकिन अगर मैं इसी लाइट को ऐसे भेजूंगा तो वो एग्जैक्टली इसी को रिट्रेस कर देगी पाथ को। करेक्ट, लाइट का जो डायरेक्शन है वो आप ऐसे भेजोगे तो भी उतना ही डेविएशन देखने को मिलता है, अगर आप लाइट को ऐसे भेजोगे तो भी डेविएशन का एंगल तो उतना ही आएगा। अब यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हमें समझ में आती है कि भाई आप आई की वैल्यू और ई की वैल्यू को रिप्लेस कर दोगे तो भी डेविएशन हमें सेम देखने को मिलता है। और इसको आप यहाँ फॉर्मूले में भी देख सकते हो। मान लो आई की वैल्यू है 30 डिग्री, ई की वैल्यू है 50 डिग्री, इन दोनों को आप रिप्लेस कर दो तो भी डेविएशन की वैल्यू चेंज नहीं होती, क्योंकि आई प्लस ई यहाँ पर फॉर्मूले में यूज़ हो रहा था। ठीक है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको आप ग्राफ में भी देख सकते हो। मान लो मेरे पास कोई भी आई की वैल्यू है, यहाँ पर कोई आई की वैल्यू है, लेट से, है ना, यहाँ पे आई की कुछ वैल्यू है
और इसके करस्पॉन्डिंग मुझे कुछ डेविएशन देखने को मिलता है इस तरीके से। सेम डेविएशन मुझे एक और एंगल ऑफ इंसिडेंस पे मिलता होगा, ये कौन सा है? ई। जैसे अगर आई की वैल्यू 30 डिग्री है, एग्जाम्पल देखो, और उस वक्त ई की वैल्यू 50 डिग्री है, तो जब मैं वापस लाइट को इस तरफ भेजता हूँ तो अब की बार आई की वैल्यू 50 डिग्री हो गई और हमें सेम डेविएशन देखने को मिला होगा। तो यहाँ पर ये 30 डिग्री निकलेगा, ये 50 डिग्री निकलेगा, है ना। दोनों एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 एंड 50 डिग्री पे मुझे सेम डेविएशन देखने को मिला। तो ये चीज़ हमारे यहाँ पे समझने का मतलब था, हमें अलग अलग दो एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डेविएशन की वैल्यू सेम देखने को मिल सकती है। ठीक, फिर सवाल आता है कि भाई हमारे पास एक मिनिमम डेविएशन वाला पॉइंट है, ये कौन सा होगा? तो देखो मिनिमम डेविएशन का हमें एक ही पॉइंट दिखाई दे रहा है ना, ऐसा तो है नहीं 2-3 मिनिमम डेविएशन यहाँ पर है, एक सिंगल मिनिमम डेविएशन है। अच्छा, उसमें भी हम देखते हैं कि आई और ई तो आपस में रिप्लेसेबल होते हैं, तो आई को आप ई से रिप्लेस भी कर सकते हो, लेकिन ऐसा एक ही सिंगल आई है हमारे पास, यहाँ पर कोई तो आई की वैल्यू रहेगी। तो ये इनफैक्ट वो वैल्यू होती है जब आई की वैल्यू ई के बराबर होती है, उस वक्त हमें मिनिमम डेविएशन देखने को मिलता है। ये चीज़ हमें यहाँ से पता चल जाती है। अच्छा, अगर आई इज इक्वल टू ई हो गया, ये हमारे पास कंडीशन आ जाती है एट मिनिमम डेविएशन, हमें पता चल जाता है आई की वैल्यू ई के बराबर है। आई की वैल्यू ई के बराबर आ गई। अब यहाँ पे देखो वैल्यूज़ रखते चले, आई और ई की वैल्यू बराबर है, इसका मतलब पहली बात तो अगर आई और ई बराबर है तो आप यहाँ पे जब भी स्नेल्स लॉ लगाओगे, यहाँ पर आई है, यहाँ पर R1 है, यहाँ पर ई है, यहाँ पर R2 है, आई और ई बराबर हैं, तो इसका मतलब हमारे पास R1 इज इक्वल टू R2 भी हो जाएगा। और अगर R1 और R2 दोनों बराबर हैं, दोनों मिलकर के A हो रहे थे, तो यहाँ से मुझे पता चल जाता है R1 और R2 की दोनों की वैल्यू A/2 के बराबर हो जाएगी। और अगर मुझे I और E की वैल्यू पता चल चुकी है तो यहाँ से मैं डेल्टा की वैल्यू भी पता कर सकता हूँ। डेल्टा की जो वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है 2i माइनस ए। यहाँ पर देखो ये जो डेविएशन था ये एट मिनिमम डेविएशन वाली बात हो रही है, तो इस डेल्टा का नाम भी हम रख देते हैं भाई, ये स्पेशल है ना, दिस इज नोन एज डेविएशन मिनिमम। और यहाँ से मेरे पास आई की एक वैल्यू आ जाती है, आई विल बी इक्वल टू डेविएशन की मिनिमम वैल्यू प्लस ए, है ना। देखो यहाँ से ये प्लस ए इधर हो जाएगा और डिवाइडेड बाय 2 यहाँ पर हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा। ये है मेरे पास आई की वैल्यू। अच्छा, R1 और R2 की वैल्यू कितनी है? A/2 के बराबर। लगा दो स्नेल्स लॉ, यहाँ पर हमारे पास आई है, यहाँ पर हमारे पास R है। वैल्यू जैसे ही हम लगा देंगे, कैसे लिखेंगे हम? 1 इंटू साइन ऑफ आई, साइन आई की जगह मैं क्या लिख दूंगा, हमारे पास आई की वैल्यू आ चुकी है, डेविएशन मिनिमम प्लस ए डिवाइडेड बाई 2 विल बी इक्वल टू, अंदर की तरफ क्या होगा, यहाँ का जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू, म्यू इंटू साइन ऑफ आर, यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी है, A/2 के बराबर, ये है मेरे पास A/2। यहाँ से हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है म्यू का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला आ जाता है साइन ऑफ A प्लस डेल्टा मिनिमम डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में आ जाता है साइन ऑफ A/2। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। क्यों इंपॉर्टेंट फार्मूला हो जाता है? क्योंकि एक्सपेरिमेंटली इसी फार्मूले का यूज़ करके हम किसी भी मटेरियल के म्यू की वैल्यू को पता करते हैं। हम उसका एक प्रिज्म बनाते हैं, प्रिज्म का ये एंगल ए को नापा जा सकता है, फिर इसको एक टेबल पे ऐसे रखते हैं, एक यहाँ से मैं लेज़र को मारता हूँ, फिर इसको घुमा घुमा करके ऐसे देखता हूँ, इसको घुमाता रहता हूँ, कभी लाइट उधर इधर उधर डेविएट होती रहती है, एक ना एक एंगल आता है जो मिनिमम डेविएशन का होता है ना। उस मिनिमम डेविएशन को हम पता कर सकते हैं, और जैसे ही मिनिमम डेविएशन पता चला, यहाँ पे आप वैल्यूज रख दो और आपको म्यू की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंडीशन क्या है मिनिमम डेविएशन की? आई इज इक्वल टू ई होता है, R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू A/2 हो जाता है, और डेविएशन मिनिमम की वैल्यू हमारे पास इस तरीके से हम देख सकते हैं। The refractive index of the material of prism is √3, then the angle of minimum deviation of the prism is। देखो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं। हमारे पास म्यू की जो वैल्यू होती है वो होती है साइन ऑफ A प्लस डेल्टा ऑफ मिनिमम डिवाइडेड बाई 2, और डिनोमिनेटर में क्या होता है हमारे पास साइन ऑफ A/2। अब यहाँ पे डेविएशन मिनिमम तो हमसे पूछा है, म्यू की वैल्यू हमें दी हुई है √3, हमको ए भी इन्होंने नहीं दिया है, तो जब नहीं दिया है तो ए की वैल्यू आपको माननी पड़ेगी 60 डिग्री इक्विलेटरल प्रिज्म मान लेना। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो।
इसका करेक्ट आंसर है सी। कैसे आया सॉल्व करते हैं। देखो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे बस वैल्यू रखो, ये हो जाता है √3 इज इक्वल टू साइन ऑफ ए की वैल्यू कितनी है 60, तो ये आ जाता है मेरे पास 30 प्लस डेल्टा मिनिमम डिवाइडेड बाई 2 विल बी इक्वल टू, है ना, सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाई साइन 30 भी आ जाएगा इस तरीके से, साइन 30। अच्छा साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो यहाँ से आ जाता है दिस इज इक्वल टू √3 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि ये जो अंदर वाली वैल्यू है दिस इज इक्वल टू 60 डिग्री इज इक्वल टू 30 प्लस डेल्टा मिनिमम डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से पता चल जाता है भाई डेल्टा मिनिमम की जो वैल्यू है वो 60 डिग्री ही होनी चाहिए एंड सी बिकम्स आवर करेक्ट आंसर। तो इस तरीके के बहुत सारे सिंपल से क्वेश्चन सीधे डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड आ जाते हैं। The angle of incidence for a ray of light at a refracting surface of prism is 45 degree. The angle of prism is 60 degree. तो देखो जब भी ऐसी सिचुएशन दी जाए सबसे पहले डायग्राम बनाओ, सुंदर डायग्राम बनाओगे, क्लीन बनाओगे, ज़्यादा क्लियर होंगी चीज़ें। ए की वैल्यू 60 डिग्री के आसपास हमें दी हुई है, एग्जैक्टली 60 डिग्री दी है। यहाँ पे कहीं पे लाइट इंसिडेंट हुई है 45 डिग्री पे, तो एक काम करो यहाँ पर इस तरीके से मैं ड्रॉ करता हूँ नॉर्मल, इसका एंगल बाइसेक्टर 45 डिग्री हो जाएगा, दिस विल बी 45 डिग्री, इस पे लाइट इंसिडेंट हुई है। ठीक, तो यहाँ से कुछ ऐसे जाएगी, थोड़ा सा बेंड हो गया, मुझसे ठीक से बना नहीं है, थोड़ा बेंडिंग तो यहाँ पे होनी है। ठीक है, if the ray suffers minimum deviation through the prism, the angle of minimum deviation and refractive index of the material of the prism are। कितना सिंपल सा सवाल है। हमें पता है कि जब मिनिमम डेविएशन होता है तो हमारे पास एंगल ऑफ इमर्जेंस की जो वैल्यू होती है ना, दिस विल बी ई। हमें पता है एट मिनिमम डेविएशन हमारे पास वैल्यू आ जाती है आई इज इक्वल टू ई एंड R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू A/2 हो जाता है, जहाँ पर ये R1 है, ये हमारे पास R2 है। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसका करेक्ट आंसर है बी। कितना सिंपल क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले तो R1 और R2 की वैल्यू बताओ। ये मेरे पास नहीं आ जाता 60/2 यानी कि 30 डिग्री के बराबर। जैसे ही 30 डिग्री आ गया यहाँ पर मैं स्नेल्स लॉ लगा दूंगा, सीधे से मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता चल जाएगा। कैसे लगाऊंगा, 1 इंटू साइन 45 डिग्री विल बी इक्वल टू एन लिखो या म्यू लिखो, म्यू इंटू साइन ऑफ 30 डिग्री। ये हो जाता है मेरे पास 1/√2 इज इक्वल टू म्यू टाइम्स 1/2, यानी कि म्यू की वैल्यू आ जाती है हमारे पास √2 के बराबर। ठीक, तो √2 हमारे पास म्यू है, इन दो ऑप्शंस में से ही कोई सा एक सही हो सकता है। अब देखो डेविएशन का जो एंगल है, इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो डेविएशन है वही मिनिमम डेविएशन है। डेविएशन की वैल्यू कितनी होती है, वो होती है आई प्लस ई माइनस ए के बराबर। करेक्ट, यहाँ पर आई की वैल्यू कितनी है, आई की वैल्यू है 45। डेविएशन के वक्त पे हमारे पास ई की वैल्यू 45 के बराबर होती है, तो फिर से लिखो 45 माइनस ए की वैल्यू हमारे पास 60 डिग्री, तो ये हो जाता है हमारे पास 30 डिग्री। तो डेल्टा मिनिमम की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ जाती है 30 डिग्री। 30 डिग्री √2 बी इज द करेक्ट आंसर। TIR इन प्रिज्म बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ है। देखो यहाँ पे कुछ खास कैलकुलेशन हमें नहीं करनी है, लेकिन बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट यहाँ पे बनता है। देखो हमारे पास इस तरीके से एंगल ऑफ प्रिज्म की वैल्यू ए दी हुई है। हम बात करना चाहते हैं TIR यहाँ पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हम जानना चाहते हैं कि क्या मैं ए की वैल्यू को कंट्रोल इस तरीके से कर सकता हूँ कि मेरे पास दो कंडीशन है। पहली कंडीशन कभी TIR ना हो, दूसरी कंडीशन हमेशा TIR हो। तो इन्हीं कंडीशंस की खोज में हम निकले हैं। देखो TIR की कंडीशन का पहले डायग्राम बनाएंगे। अगर TIR होना है इस जगह इमरजेंस की जगह, तो यहाँ पे जो लिमिटिंग केस होगा उसमें मेरे पास इस तरीके से कुछ होगा। ये जो एंगल होगा वो कितना हो जाएगा, देखो ये θc के बराबर होगा। वैसे तो इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं इसको R2 के बराबर। और ये यहाँ से इस तरीके से आया होगा कहीं से, यहाँ पे भी आप नॉर्मल इस तरीके से ड्रॉ करोगे। ये जो हमारे पास एंगल होता है ये कहलाता है R1। इस तरीके से हमारे पास रे जा रही है। अब ये रे यहाँ से ऐसे आई होगी, ये हो जाता है हमारे पास एंगल आई के बराबर। ऑलराइट, अब देखो यहाँ पर हम दो कंडीशन चाहते हैं। पहली कि कभी TIR ना हो, दूसरी कंडीशन की TIR होना ही चाहिए। तो पहले हम कर लेते हैं फॉर नो TIR। यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास देखो कुछ थीटा क्रिटिकल होगा, क्रिटिकल एंगल।
R2 की वैल्यू अगर थीटा क्रिटिकल से छोटी रहेगी तो कभी TIR नहीं होगा, हमेशा हमें यहाँ पे कुछ ना कुछ इमरजेंस मिलेगा। तो जो कंडीशन हमारे सामने उभर के आती है वो आ जाती है कि भाई R2 की वैल्यू छोटी होनी चाहिए थीटा सी से। ठीक। अच्छा, इसके बाद हम एक और चीज़ जानते हैं, ज्योमेट्री के हिसाब से हमें पता है हमेशा R1 प्लस R2 की जो वैल्यू होती है वो A के बराबर होती ही होती है। म्यू की वैल्यू कुछ भी हो, कुछ भी कर लो, ये तो होना ही होना है। ठीक। तो यहाँ से R2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं भाई A माइनस R1 की वैल्यू थीटा सी से छोटी होनी चाहिए। ठीक है भाई, इसकी वैल्यू थीटा सी से छोटी होनी ही चाहिए। अब देखो हम चाहते क्या है, हम कंडीशन देखना चाहते हैं कभी TIR ना हो, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कभी ना हो। तो हमारे पास ये कंडीशन है A माइनस R1 की वैल्यू इससे छोटी होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, A को तो मैं डिज़ाइन करता हूँ, मैं डिज़ाइन करूँगा A को, A की वैल्यू मैं प्रिज्म बना रहा हूँ, मैं A की वैल्यू 80 डिग्री रख सकता हूँ, 90 डिग्री रख सकता हूँ, 120 डिग्री रख सकता हूँ, 30 डिग्री रख सकता हूँ, कुछ भी रख सकता हूँ। तो A की वैल्यू मेरे कंट्रोल में है, R1 की वैल्यू मेरे कंट्रोल में नहीं है। कोई इंसान आएगा, कभी ऐसे इंसिडेंट कराएगा, कभी ऐसे कराएगा, कभी ऐसे कराएगा, कभी ऐसे कराएगा, कभी ऐसे कराएगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ R1 की वैल्यू तो मुझे नहीं पता, मैं एक काम करता हूँ कि भाई ये जो वेरिएबल फंक्शन है, अगर इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो भी थीटा सी से छोटी हो गई, तो यानी कि कंडीशन हमेशा सेटिस्फाइड है। तो एक काम कर लेते हैं, यहाँ लिख देते हैं भाई A माइनस R1 की जो मैक्सिमम वैल्यू है अगर वो भी थीटा सी से छोटी हो जाएगी, इसका मतलब नो TIR ये होगा, है ना। ये एक वेरिएबल चीज़ है, इसकी कुछ तो मैक्सिमम वैल्यू होगी, वो भी इससे छोटी हो गई तो हमारी कंडीशन सेटिस्फाइड है, हमेशा सेटिस्फाई रहेगी। बदलते रहो आई की वैल्यू, कुछ भी करते रहो। ठीक। और अब बताओ मुझे इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है। देखो ये माइनस हो रहा है इससे, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो खुद A ही है। R1 की वैल्यू जीरो हो सकती है, R1 की वैल्यू नेगेटिव तो हो नहीं सकती। R1 की वैल्यू जीरो हो सकती है, नहीं तो मैक्सिमम कितनी हो सकती है, थीटा सी के बराबर हो सकती है। अगर ये 90 डिग्री पे दोगे तो ये थीटा सी पे आएगा। तो यहाँ पर इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो A ही है, A मस्ट बी लेस देन इक्वल टू थीटा सी। अगर ऐसा रहा तो नो TIR हमारे पास कंडीशन आ जाती है। बहुत ही सिंपल। अभी देखो इसको और डिटेल में समझेंगे कैसे होना है। अब देख रहे हैं फॉर नो इमरजेंस, नो इमरजेंस मतलब बाहर लाइट निकले ही नहीं, इसका मतलब आप ऐसे भी कह सकते हो ऑलवेज TIR, हमेशा TIR होना ही चाहिए। इस पर्टिकुलर केस में क्या हो जाएगा, इस पर्टिकुलर केस की जो कंडीशन की शुरुआत होगी वो ऐसे होगी कि भाई R2 की वैल्यू आप थीटा सी से बड़ी रखो ही रखो, ये एंगल थीटा सी से बड़ा रहेगा तो हमेशा TIR हो जाएगा, वो बाहर निकल ही नहीं सकती। R2 को मैं फिर से लिख दूंगा A माइनस R1। ठीक है भाई, A माइनस R1 की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए थीटा सी से। अब फिर से हम वहीं फंस गए, भाई A को तो मैं डिज़ाइन करते वक्त मेरे हाथ में है, कंट्रोल में है, R1 मेरे कंट्रोल में ही नहीं है, कोई ऐसे आई कराएगा, कोई ऐसे इंसिडेंस कराएगा, कोई ऐसे इंसिडेंस कराएगा, तो इसकी वैल्यू थीटा सी से बड़ी रखनी है। तो हम एक काम करते हैं, इसकी जो सबसे छोटी वैल्यू होगी अगर वो भी थीटा सी से बड़ी हो गई, इसका मतलब कंडीशन हमेशा सेटिस्फाई है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा भाई A माइनस R1 की जो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू है अगर वो भी थीटा सी से बड़ी हो गई, इसका मतलब नो इमरजेंस। ठीक, बस मुझे यही करना है। अच्छा एक बात बताओ, इसकी मिनिमम वैल्यू कब होगी, जब R1 की वैल्यू खुद मैक्सिमम हो जाए, क्योंकि ये माइनस में है। R1 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, R1 की मैक्सिमम वैल्यू तब होगी जब आप मैक्सिमम इंसिडेंस की वैल्यू रखोगे इस तरीके से, और इसकी वैल्यू जब आप मैक्सिमम रखोगे तो R1 की मैक्सिमम वैल्यू खुद थीटा सी के बराबर ही तो हो जाएगी। क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा थोड़ी ना जा सकता है ये, करेक्ट। क्रिटिकल एंगल की कंडीशन ही होती है कि बाहर 90 डिग्री हो जाए। यहाँ से मेरे पास याद है भाई A माइनस थीटा सी मस्ट बी मोर देन इक्वल टू थीटा सी। यहाँ से A की वैल्यू हो जाती है, A की वैल्यू अगर 2 टाइम्स थीटा सी से बड़ी हो जाएगी, इसका मतलब ऑलवेज ऑलवेज TIR हो जाता है। अब यहाँ पे हमारे पास एक बहुत ही अच्छा याद रखने लायक रिजल्ट आ जाता है। देखो क्या हो जाता है, हमारे पास A की वैल्यू बताओ कितनी कर सकते हैं हम। A की रेंज क्या हो सकती है, A की रेंज में 0 डिग्री रख सकता हूँ या फिर मैं 180 डिग्री तक उसको रख सकता हूँ। ठीक, A की वैल्यू इस तरीके से मैं वेरी करा सकता हूँ। जब भी मैं प्रिज्म बनाऊंगा तो या तो मैं उसको ऐसे रखूँगा, ऐसे रखूँगा, कुछ भी उसका एंगल रख सकता हूँ, मेरे पास कुछ रेंज है। यहाँ पर हमारे पास दो इंपॉर्टेंट वैल्यूज आ जाती हैं, एक होता है थीटा सी, कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन क्या हमारा मटेरियल है। थीटा सी की वैल्यू 60 डिग्री हो सकती है, 45 डिग्री हो सकती है। यहाँ पे दूसरा आ जाता है, ये हो जाता है 2 टाइम्स थीटा सी। अगर हमारे पास A की वैल्यू लेस देन थीटा सी है, अगर हमने इस तरीके से प्रिज्म डिज़ाइन किया कि हम यहाँ पर हैं, इस पर नो TIR ऐसा होगा अगर हमारे पास A की वैल्यू यहाँ पर है। ठीक है, ये क्या है, दिस इज वैल्यूज ऑफ A। ठीक, और अगर मेरे पास वैल्यूज इस तरीके से आती है यहाँ से लेकर के यहाँ तक की 2 थीटा सी से बड़ा है, लेकिन 180 से बड़ा थोड़ी हो जाएगा प्रिज्म का A, तो यहाँ पर ऑलवेज
TIR होना ही होना है। तो आप इस तरीके से वैल्यूज़ को याद रख सकते हो। बीच में क्या होगा वो इंडिविजुअल क्वेश्चन दिया होगा, उसके हिसाब से हमें चेक करना पड़ेगा। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप आ जाओ क्रैशअप लर्निंग ऐप पे, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। वहाँ पे आपको 11th और 12th के सारे कॉन्सेप्ट्स मिल जाएंगे स्ट्रक्चर्ड तरीके से, साथ में बहुत सारी एडिशनल एक्सरसाइज और कलरफुल PDF से मिल जाती हैं, जो लास्ट मिनट रिविजन में आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। और हमने हर तरीके के PYQ को वहाँ कवर किया है ताकि आप हो जाए एकदम एग्जाम रेडी। तो आ जाओ अभी अभी PDF डाउनलोड करो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। हम मिलेंगे फुल सिलेबस कोर्स में, साथ में मेरे व्लॉगिंग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में।